बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 8 में फिर से स्वागत है। आज की तासिका में हम पारिभाषिक शब्दावली इस पाठ्यक्रम में एक जो उपशीर्षक है जो इससे थोड़ा अलग है उस पर चर्चा करेंगे। वह है हिंदी शब्द संपदा। हिंदी शब्द संपदा का अर्थ ये होता है कि हिंदी में कितने शब्द हैं, किस प्रकार के शब्द हैं, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम शब्द की व्याख्या करते हैं कि शब्द भाषा की वह न्यूनतम इकाई है जो सार्थक होती है, या सार्थक न्यूनतम इकाई को, भाषा की सार्थक न्यूनतम इकाई को शब्द कहते हैं, तो इन शब्दों को भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। अब ये बहुत बड़ा भाग है, फिर भी जितना हो सके हम इसे संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं। भाषा की संपन्नता, ध्यान रखिए, किसी भी भाषा की संपन्नता उसके शब्द भंडार पर निर्भर है। मतलब जिस भाषा में जितने ज्यादा शब्द, उतनी ही वह भाषा समृद्ध मानी जाएगी, उतनी ही संपन्न मानी जाएगी। भाषाई व्यवहार के हर क्षेत्र की अभिव्यक्ति के लिए क्षमता अर्जित करने का प्रयत्न हर भाषा करती है, चाहे वो कुछ दिन के लिए बोली हो। देखिए, उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देता हूँ आपको। पंजाबी भाषा को 50 वर्ष पहले हिंदी की एक बोली मात्र माना जाता था, लेकिन पंजाबी लोगों ने इतना बड़ा प्रयास किया कि आज उन्हें ये लगता है कि भाषा पंजाबी एक अलग भाषा ही नहीं, एक समृद्ध भाषा भी बन चुकी है। एक और उदाहरण दूं मैं कोंकणी का। कोंकणी या कोंकणी को पहले मराठी की एक बोली माना जाता था, लेकिन आज कोंकणी ने अपना शब्द भंडार इतना बड़ा बनाया है, इतने सुसमृद्ध बनाया है, इतनी साहित्यिक अच्छी अभिव्यक्तियां की हैं कि कोंकणी को एक अलग भाषा के रूप में भी स्थान दिया जा रहा है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की एक साधारण बोली थी जो हरियाणा दिल्ली के आसपास बोली जाती थी। आज वही खड़ी बोली एक भाषा का रूप धारण करते हुए राष्ट्रभाषा और आगे चल करके विश्व भाषा हिंदी बन चुकी है। हिंदी हिंदुस्तान की राजभाषा और जनभाषा है, ध्यान रहे। हिंदुस्तान या भारतवर्ष की केंद्रीय सरकार की राजभाषा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की प्रांतीय राज्य राजभाषा हिंदी है। इतना ही नहीं, वो जनभाषा भी है। भारत के लगभग 80% से भी ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। सामान्य भाषाई व्यवहार के साथ ही विशेष भाषाई व्यवहार के लिए भी उसका प्रयोग सफल हो रहा है। मतलब जहां जहां हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है वो साधारण बोलचाल ही नहीं, अपितु साहित्यिक और अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक, तकनीकी, भाषा वैज्ञानिक, साहित्य शास्त्रीय, राजनैतिक, सामाजिक, हर क्षेत्र में उसका विशेष प्रयोग भी हो रहा है। इस दृष्टि से हिंदी का शब्द भंडार भी पर्याप्त मात्रा में संपन्न है, समृद्ध है। मतलब हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो शब्द भी बहुत ज्यादा हैं अन्य भाषाओं की तुलना में, जैसे अंग्रेजी वगैरह। व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता का आधार भी शब्दार्जन है। ध्यान रहे, मनुष्य अपने आप को अधिक अभिव्यक्त तब कर पाएगा, अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर पाएगा, जब उसके पास शब्दों का भंडार हो। और ध्यान रहे, हमारे संत कबीर ने भी कहा है, शब्द शब्द हर कोई कहे, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मतलब एक शब्द का शस्त्र की तरह में उपयोग कर सकते हैं दूसरों को घाव कर देने के लिए, और दूसरों को औषधि, उस घाव से होने वाली पीड़ा से बचाने के लिए औषधि की तरह भी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। संत तुकाराम ने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संत तुकाराम जो मराठी के बहुत बड़े अभंग लेखक, बहुत बड़े संत हैं, वे कहते हैं, आम्हा घरी शब्दांचीच शस्त्रे, शब्दांशीच रत्ने यत्ने करो। यानी शब्द ही हमारे लिए रत्न है, शब्द ही हमारे लिए शस्त्र है।
इसका अर्थ यह है कि किसी भी एक व्यक्ति के लिए अपनी भावाभिव्यक्ति, चाहे वो राजनेता हो, चाहे सामाजिक नेता हो, चाहे प्रवचनकर्ता हो, चाहे अध्यापक हो, यदि उसके पास शब्दों का अनंत भंडार है तो उसकी अभिव्यक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन अगर वही कम शब्द मर्यादा वाला व्यक्ति अगर है तो वो अपनी अभिव्यक्ति करने में अक्षम रहता है। इसलिए अगर आपके व्यक्तित्व में एक अच्छी तरह से एक नया आयाम अगर जोड़ना चाहते हैं, अभिव्यक्त करने का, लेखक बनने का, वक्ता बनने का, तो आपके पास पर्याप्त शब्द भंडार चाहिए। हमारे पास जितने अधिक शब्द भंडार हो उतनी ही मात्रा में हमारी अभिव्यक्ति प्रभावी होती है। कौन सा शब्द किस शब्द की जगह, किस अवधारणा के लिए किस शब्द का प्रयोग करना, ये तभी संभव होता है जब आपके पास अधिक शब्द हो। मतलब अगर आपकी अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपका शब्द भंडार अनिवार्य रूप से बढ़ाना होगा। अभिव्यक्ति में शब्दों का सटीक प्रयोग, उस अभिव्यक्ति के लिए केवल वही प्रयोग। ध्यान रखिए, एक ही अर्थ के अनेक शब्द होते हैं और एक शब्द से अनेक अर्थ अभिव्यक्त होते हैं। तो जो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं उस वाक्य में, उस वाणी में कौन सा शब्द किस अर्थ को सटीक रूप से अभिव्यक्त करता है, उसी शब्द का आपको प्रयोग करना है ताकि आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो सके। इसलिए शब्दार्जन में मात्र शब्द संकलन नहीं, मतलब ज्यादा शब्द हुए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। किस शब्द का कैसे प्रयोग करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। देखिए, पुराने जमाने में घोड़े का एक नाम था सैंधव, और नमक को भी सैंधव कहा जाता है। नमक को भी सैंधव कहा जाता है और घोड़े को भी सैंधव कहा जाता है। एक जमाने में एक राजा शिकार पर निकला और उसने नौकर को कहा, सैंधवम आने गए, सैंधव को ले आओ। तो वहां टोकरी भर नमक लेकर गया तो राजा ने उसे मारा और कहा, समझ में नहीं आता किस समय पर कौन सा। मतलब सैंधव शब्द के 2 अर्थ हैं, एक नमक भी है, एक घोड़ा भी है। अगर शिकार पर जा रहा हो तो उसे घोड़ा देना चाहिए। और वही राजा बाद में भोजन को बैठा और फिर नौकर से उसने कहा, सैंधव माने, सैंधव ले आओ। तो वहां भोजनशाला में घोड़ा लेकर के आया, फिर राजा ने उसे मारा। ध्यान रहे, एक ही शब्द अपनी प्रसंगानुकूल अपनी अभिव्यक्ति में सक्षम होता है। प्रसंग को देख करके उस शब्द का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसलिए ध्यान रहे, केवल शब्दों का भंडार मतलब अधिक शब्द याद कर लिए, मुखोद्गत कर लिए, मतलब आपको सब कुछ आया नहीं, बल्कि उस शब्द का प्रसंगानुरूप, प्रसंगानुकूल कैसा प्रयोग करना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण बात है। और उसके लिए ध्वनि संरचना को समझना अत्यंत जरूरी है, अर्थ संरचना को समझना बहुत जरूरी होता है। मतलब अत्यंत सूक्ष्म अध्ययन भाषा के प्रत्येक शब्दों का करना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब ध्यान रखिए कि केवल शब्दों का भंडार बना दिया आपने, शब्दों का संकलन किया, लेकिन उन शब्दों का संकलन करने के उपरांत भी प्रत्येक शब्द की ध्वनिगत संरचना कैसी है, अर्थगत संरचना कैसी है, इसको समझ करके अगर आप अधिक अच्छी मात्रा में प्रयोग करेंगे, शब्दों को अभिव्यक्त करेंगे, तो वह आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली बन जाएगी। और ध्यान रहे, दुनिया में उसी व्यक्ति के अनुयायी होते हैं जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा लेखक होता है, जो अभिव्यक्ति के अपनी अभिव्यक्ति प्रभावी ढंग से करता है, वो व्यक्ति सबसे प्रभावशाली होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास तो ये हैं ही, इन्होंने शब्दों का प्रयोग कैसे करना है ये जान लिया था। तुकाराम हैं, रामदास हैं, नामदेव हैं, ये तो हुए संत कवि। लेकिन अगर वक्ताओं के बारे में अगर हम कहें तो कितने अच्छे अच्छे वक्ता हमारे सामने जो शब्दों का सही सही प्रयोग सही मात्रा में करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हो, प्रमोद महाजन जी हो, या अन्य बड़े बड़े नेता हो, नरेंद्र मोदी जी हो, तो ये सारे के सारे नेता, और विश्व स्तर पर देखा जाए तो बहुत सारे लेखक, बहुत सारे वक्ता जिन्होंने लोक हृदय पर राज किया है, वो केवल उनकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति के कारण है। और ये प्रभावशाली अभिव्यक्ति तब होती है जब आप अच्छी तरह से शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्द की ध्वनिगत संरचना को समझते हैं
शब्द की अर्थगत संरचना को समझते हैं, तभी आपकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली हो जाती है। अब ये शब्द हैं, देखिए शब्द की कितनी जातियां होती हैं। हम बचपन में व्याकरण में पढ़ते आए हैं कि 8 जातियां होती हैं, जिनमें व्यय प्रकार के विकारी शब्द होते हैं 4 और अविकारी शब्द होते हैं 4। लेकिन हमें यहाँ व्याकरणिक अध्ययन नहीं करना है, आपको ये अध्ययन करना है कि इसके किस आधार पर इसके भेद होते हैं। मतलब आपको केवल व्याकरण नहीं अपितु अलग अलग आधारों पर इन शब्दों का वर्गीकरण करना है। तो इसमें पहले आपको शब्दों के अलग अलग भेद और प्रभेद समझने पड़ेंगे। शब्दों के भेद और प्रभेद में क्या है, देखिए कि शब्दों की संख्या असीमित है। कोई भी व्यक्ति पूरे शब्दकोश में जितने शब्द हैं उनका प्रयोग हर रोज नहीं कर पाता, उनमें से कुछ गिने चुने शब्दों का प्रयोग करता है। समझिए अगर कोई क्रिकेट की कमेंट्री करने वाला व्यक्ति है, क्रिकेट की डिक्शनरी में जितने शब्द हैं उतने सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, जो सामने घट रहा है उसी को लेकर के उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है। तो ये अपने अपने सीमा क्षेत्र में, साहित्य शास्त्री केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है, समाज में काम करने वाला कार्यकर्ता केवल उतने ही शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन वह करता है अत्यंत प्रभावशाली ढंग से। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि ये अनंत शब्द हैं, जो असीमित शब्द भंडार है, उसको पहले वर्गीकृत करें, किस किस प्रकार के शब्द होते हैं। इन शब्दों का अलग अलग आधारों पर विभिन्न वर्गों में उन्हें बांटा जा सकता है, और जिससे मतलब एक बार ये वर्ग कौन कौन से हैं ये पता चलने पर आपको अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है, देखिए इन 5 आधारों की हम बात करते हैं। कौन कौन से आधार हैं? एक पहला है स्रोत या इतिहास के आधार पर, मतलब वो शब्द किस भाषा से आया या उसका इतिहास क्या है। और ध्यान रखिए प्रत्येक शब्द अपने साथ एक इतिहास लेकर के चलता है। दूसरा है रचना के आधार पर, मतलब पहला इतिहास के या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, मतलब उसका प्रातिपदिक क्या है, उसके प्रत्यय कौन कौन से हैं, उसमें मूल धातु कौन सी है, वगैरह वगैरह। फिर उसके तीसरा प्रयोग के आधार पर, वो किस अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, उस आधार पर। 4 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, वह वाक्य में कौन से व्याकरणिक अर्थ को या प्रकार्य को या प्रयोजन को सफल बनाता है। और चौथा अर्थ के आधार पर, जो शब्दकोशगत अर्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले, यानी वह जनसामान्य की भाषा हो या विशेष भाषा हो, तकनीकी भाषा हो, वैज्ञानिक भाषा हो, वित्त वाणिज्य की भाषा हो, साहित्य की भाषा हो, समीक्षा की भाषा हो, राजनीतिक कार्यकलापों की भाषा हो, समाज सेवा की भाषा हो, किसी भी क्षेत्र, माध्यम की भाषा हो, मीडिया की भाषा हो, टेलीविजन की भाषा हो, रेडियो की भाषा हो, पत्रकारिता की भाषा हो, इंटरनेट की भाषा हो, ये सारे के सारे शब्द 5 आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब हम देखते हैं इसमें से एक एक को विशेष रीति से प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम इन शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं, इन शब्दों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करते हैं, तो स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर भी फिर से 5 भेद हो जाते हैं। मतलब देखिए कितना विस्तृत ये शब्द की महिमा है, शब्द का महात्म्य कितना विस्तृत है। वो विस्तृत इसलिए है कि शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन में। यहाँ तक कि सांस्कृतिक व्याकरणकार ने कहा है, शायद भर्तृहरि महाराज ने कहा हुआ है कि अगर शब्द न होते तो ये दुनिया समाप्त हो जाती। शब्द उसी प्रकार से हैं जैसे जैसे आग में जलाने की शक्ति है या प्रकाश करने की शक्ति है, और आग में से ये जलाने की या प्रकाश करने की शक्ति को हटा दिया जाए तो आग को कोई नहीं पूछेगा। वैसे इस दुनिया में से शब्द अगर निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। तो स्रोत के आधार पर, स्रोत या इतिहास के आधार पर इन शब्दों के भी अनेक प्रकार बनते हैं। ये 5 प्रकार इसमें महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रकार है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी या आगत शब्द और चौथा संकर शब्द या संकरित शब्द।
अब हम एक एक को ध्यान रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं। पहला शब्द है मतलब इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्द के जो 5 प्रकार होते हैं, उन 5 प्रकारों में पहला प्रकार है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशी अथवा आगत शब्द और पांचवा संकर शब्द। अब देखते हैं कि तत्सम शब्द मतलब हिंदी की जो शब्द संपदा है उसमें अधिकांश शब्द तत्सम है। यानी देखिए कि मूल संस्कृत के, ध्यान रखिए, मूल तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो मूल संस्कृत के ध्वनि और अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, उनको संस्कृत के तत्सम शब्द कहा जाता है। अब ऐसे अनेक शब्द हैं, हिंदी का लगभग 90% जो शब्दकोश है वो तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द अर्थात संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं, जैसे कृष्ण है, धन है, नारी है, दिवस है, सौंदर्य है, विमर्श है, विचार है, धर्म है, कर्म है, मृत्यु है। तो ये सारे शब्द जो संस्कृत के जैसे के वैसे इस्तेमाल होते हैं, जैसे व्यास है, अध्यापक है, प्राध्यापक है, प्रधानाचार्य है, पुस्तक है, हजारों शब्द हैं, लाखों शब्द हैं जो हिंदी में संस्कृत के शब्द जैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं। तो ये पहला प्रकार हुआ, मतलब स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का, हिंदी शब्दों का पहला वर्ग हमारे सामने आता है वो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल संस्कृत भाषा के ध्वनि और अर्थ की दृष्टि से जैसे के वैसे हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है, जिनके उदाहरण हमने अभी इतने दिए हुए हैं। इसके उपरांत हम चलते हैं दूसरे प्रकार की ओर, मतलब स्रोत या इतिहास के आधार पर जो हिंदी शब्दों का वर्गीकरण होता है, उस वर्गीकरण में दूसरे शब्द हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल संस्कृत के हैं, परंतु पाली, अर्धमागधी, प्राकृत और अपभ्रंशों के माध्यम से थोड़े बहुत अपभ्रष्ट होकर हिंदी में आए हैं। मतलब जो हमारी मूल संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाद में जो रूपांतरण होता गया वो पाली भाषा के माध्यम से है, प्राकृत भाषाओं के माध्यम से है, अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से है। तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत तत्सम शब्द है दुग्ध, दुग्ध का हिंदी बन गया तद्भव शब्द दूध। जैसे संस्कृत शब्द है दंत, उसका हिंदी तद्भव रूप बन गया दांत। जैसे संस्कृत शब्द है अश्रु, जिसका तद्भव रूप बन गया आंसू। संस्कृत शब्द है धर्म, जिसका अपभ्रंश बन गया धम्म। संस्कृत शब्द है कर्म, जिसका अपभ्रंश बन गया काम। तो ऐसे अनेकों शब्द, लाखों शब्द ऐसे भी हैं जो संस्कृत के तत्सम शब्द पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से थोड़े बहुत व्याकरणहीनता को प्राप्त होते हुए बाद में हिंदी में आए। ऐसे शब्दों को तद्भव कहा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि स्रोत भाषा, जो हमारी स्रोत भाषा संस्कृत भाषा है, इस संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के माध्यम से व्याकरणहीनता को प्राप्त शब्द जो हिंदी में आए, उनको तद्भव शब्द कहा गया है। उदाहरण के रूप में दुग्ध से दूध, दंत से दांत, अश्रु से आंसू, धर्म से धम्म, कर्म से काम। ऐसे अनेक शब्द हैं। जैसे कृष्ण का कन्हैया या किशन या किस्नु या किसना, एक ही कृष्ण शब्द है, उसके इतने अलग अलग रूपांतरण हमें हिंदी में प्राप्त होते हैं। तो देखिए कि तत्सम और तद्भव शब्दों के बाद तीसरे शब्द होते हैं देशी या देशज शब्द। देशी या देशज शब्द मतलब जिनकी व्युत्पत्ति या जिनका स्रोत हमें न संस्कृत में मिलता है, न पाली भाषा में मिलता है, न अपभ्रंश में मिलता है, न प्राकृत भाषाओं में मिलता है।
जिन शब्दों की व्युत्पत्ति हमें पता नहीं चलती, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जो शब्द किस शब्द से बने हमें बिल्कुल पता नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम देशज या देशी शब्द कहते हैं, अर्थात जिनका व्युत्पत्तिगत स्रोत अज्ञात है, पता नहीं है, और जो अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में, बोली क्षेत्रों में विकसित हुए हैं, ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे भोंदू, झाड़ू, झंझट, पगड़ी आदि, जो सामान्य हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, जिनके मूल स्रोत शब्द का पता नहीं चलता। यानी हो सकता है कि वे किसी जमाने में तत्सम रहे होंगे, लेकिन उन पर ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं हुई कि उनका स्रोत कौन सा है यह जानना बहुत कठिन हो चुका है, या यूं कहें कि असंभव हो चुका है। ऐसे शब्दों को देशी अथवा देशज शब्द कहा जाता है। फिर से कहता हूं, अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्द अर्थात जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं और जो अपनी प्रकृति के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों, बोली क्षेत्रों आदि में के प्रभाव से विकसित हुए हैं, ऐसे शब्दों को देशज या देशी शब्द कहा जाता है। जैसे भोंदू, झाड़ू, झंझट, पगड़ी आदि आदि। इसके उपरांत हम देखते हैं कि चौथा जो स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण के उपरांत चौथा भाग है या चौथा प्रकार आता है, वह है आगत या विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आए हैं, उनको हम आगत शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अरबी भाषा से आए हैं, फारसी भाषा से आए हैं, तुर्की भाषा से आए हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हैं, फ्रेंच भाषा से आए हैं, डच भाषा से आए हैं, पुर्तगाली भाषा से आए हैं। बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। मैं फिर से कह रहा हूं, आगत अथवा विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं, और ऐसे शब्दों को आगत या विदेशी शब्द कहा जा सकता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आए हुए हैं जो किसी काल में अरबी भाषा से आए, फारसी भाषा से आए, बाद में अंग्रेजी भाषा से आए, फ्रेंच भाषा से आए, डच भाषा से आए, पुर्तगाली भाषा से आए, चीनी भाषा से भी कुछ शब्द आए, जापानी भाषा से भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे सुनामी जैसा शब्द है, वो जापानी भाषा का है। तो देखिए कि ऐसे बहुत से शब्द हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो कागज, ये हमारा शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है। अदालत, सरकार, कॉलेज, रिक्शा, रिक्शा जापानी शब्द है, स्वेटर, पेन जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, फोटो, इस प्रकार से हजारों शब्द हम दैनंदिन जीवन में व्यवहार करते हैं, जैसे अचार, चाकू, अलमारी, सतरंजी, हजारों शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए हैं और जिनका हम हर रोज अपने दैनंदिन जीवन में व्यवहार में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्द हैं, बहुत से शब्द हैं। आज हम देखते हैं कि फाइल शब्द है, मिसिल शब्द है, पेन शब्द है, कंप्यूटर शब्द है, हाँ? फिर उसके बाद बुक शब्द जैसा है, चार्जर शब्द है, मोबाइल शब्द है, कॉट शब्द है, हाउस शब्द है, होम शब्द है, होम लोन शब्द है, बैंक लोन शब्द है, बैंक शब्द है। तो ऐसे हजारों शब्द भी आज हम दैनंदिन व्यवहार में हिंदी के माध्यम से क्यों न हो प्रयोग करते हैं। ये तो सामान्य शब्द रहे। विशेष ज्ञान क्षेत्र के तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एनर्जी, एनिमल, प्लांट, जूलॉजी, बॉटनी, ये सारे शब्द जो हैं वो हम हर रोज कहीं ना कहीं प्रयुक्त करते रहते हैं। अब पांचवा प्रकार आता है संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब कि ऐसे शब्द जिनका निर्माण या जिनकी व्युत्पत्ति, जिनकी संरचना देशी शब्द और विदेशी शब्द दोनों के संकर से हुई है, दोनों के हाइब्रिडाइजेशन से हुई है।
दो भिन्न भाषाओं के शब्द के मेल से बने हुए शब्दों को संकर शब्द कह सकते हैं। जैसे बेडोल, जैसे टिकट घर, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी भारतीय शब्द है। फूलदानी, फूल शब्द भारतीय है, दानी शब्द फारसी है। पिकदानी, पिक भारतीय है, दानी शब्द फारसी है। ऐसे हजारों शब्द हैं जिन शब्दों को हम दो भाषाओं के संयोग से बनाते हैं। इस प्रकार के अनेक शब्द हम हर रोज अपने दैनंदिन व्यवहार में प्रयोग करते हैं। वही पेन, अब देखिए वही शब्द फारसी का है, पेन शब्द अंग्रेजी का है। तो इस पद्धति से अनेक शब्दों का हम जाने अनजाने व्यवहार करते रहते हैं। जैसे बहस, मुबाहिसा, इस प्रकार के भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो संकरित रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये हम संक्षेप में कहेंगे। ध्यान रहे कि हिंदी में जो शब्द संपदा है उस शब्द संपदा को हम अलग अलग विभागों में, अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। उसमें से 5 वर्ग हैं। पहला वर्ग है स्रोत या इतिहास के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और पांचवा अर्थ के आधार पर। और इनमें से भी स्रोत या इतिहास के आधार पर भी 5 भेद होते हैं। उसमें पहला भेद है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज या देशी शब्द, चौथा आगत या विदेशी शब्द और पांचवा संकर शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आते हैं, जैसे कृष्ण, धर्म, दुग्ध, दंत, अश्रु वगैरह वगैरह। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो मूल संस्कृत भाषा के शब्द हैं, परंतु वो पाली, प्राकृत और अपभ्रंश इन भाषाओं के माध्यम से हिंदी में परिवर्तित होते हुए आते हैं। जैसे दुग्ध से दूध, दंत से दांत, अश्रु से आंसू, धर्म से धम्म, कृष्ण से किसन, किस्नु, किसना वगैरह वगैरह। फिर तीसरा प्रकार है देशज शब्द या देशी शब्द। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का स्रोत पता नहीं चलता, ऐसे शब्दों को देशी या देशज शब्द कहा जाता है। जैसे भोंदू, झाड़ू, झंझट, कंगन वगैरह वगैरह, पगड़ी आदि। इसके उपरांत आगत या विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और उनको आगत या विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली आदि, चीनी, जापानी आदि भाषाओं से भी शब्द आए हैं, जैसे कागज, अदालत, सरकार, कॉलेज, रिक्शा, स्वेटर वगैरह वगैरह। इसके उपरांत 5वां प्रकार आता है संकर शब्द या संकरित शब्दों का, जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से निर्माण होते हैं। जैसे बेडोल, कभी कभी ध्यान रखिए मूल शब्द भारतीय होता है, उसे उपसर्ग फारसी लगाया जाता है। जैसे दर, दररोज। अब देखिए यहाँ दर, ये जो शब्द है दर, यह जो उपसर्ग है वो फारसी उपसर्ग है और रोज शब्द भी फारसी है, इसलिए कभी कभी दर दिन हम कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ शब्द का आते हैं जो संकरित रूप में होते हैं। बेडोल, टिकट घर, रेलगाड़ी, फूलदानी वगैरह वगैरह। तो ये रहा हमारा पहला भाग। आज हम यहीं रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम दूसरे भाग की ओर जाएंगे। प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर बनने वाले शब्द, इन शब्दों की ओर ध्यान देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर कल अवश्य हमें फिर आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।